हम्म। एनआईटी मिल रहा था मुझे बाहर, लेकिन फिर मम्मी पापा ने नहीं जाने दिया कि हाँ बाहर नहीं जाओगे। मम्मी हाँ। भी मेरी एजुकेटेड नहीं है और पापा भी 8वीं 9 तक ही पढ़े हुए हैं, तो उनको भी इतना ज़्यादा नहीं पता। अगर तुम्हें अच्छा। इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो पीसीएम लेना पड़ता है, 11 से हाँ। ही स्टार्ट हो जाता है ये। हाँ। हाँ, तो मुझे बचपन से ही था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं। हमारा गांव ऐसा ही था, मैथ हाँ। पढ़ाने का कोई टीचर नहीं था। तो मतलब हाँ, ये वाली बात बहुत सही है कि फैमिली का सपोर्ट होना एक प्रिपरेशन जर्नी में बिल्कुल मतलब ब्रह्मास्त्र के तरीके से होता है। एक वो जो छत्र छाया बनी होती है ना, कि हम यहाँ पर हैं और तुम करते रहो बस बेटा, बस करते रहो, हम हैं, हम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते रहो, वो सबसे ज्यादा घर पे इम्पोर्टेंट माता होता पिता का है। हाथ होता है, नहीं, आशीर्वाद उनका बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सतीश दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले वैसे तो आपने बता दिया कि जो आपकी जर्नी रही है बचपन से लेकर के अभी तक की, बट फिर भी एक जो क्वेश्चन है कि आपने कब से एक्चुअली में सोचा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, और उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए और किस तरीके से आपने अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी को मतलब मुकाम तक पहुंचाया, अगर मैं इस तरह बोलूं। तो शुरुआत किस ईयर से हुई और फिर अभी तक में क्या क्या कठिनाइयां आई, ये सारी चीजें जरूर बताइए। हाँ, सबसे पहले मैंने हाई स्कूल किया था। उस टाइम तो मुझे नहीं पता था क्या हाँ। होता है, कैसा क्या एजुकेशन सिस्टम है, हाँ। क्योंकि मम्मी भी मेरी एजुकेटेड नहीं है और पापा भी 8वीं 9 तक ही पढ़े हुए हैं, तो उनको भी इतना ज़्यादा नहीं पता। ओके। तो चाचा जी हैं हमारे, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, उन्होंने ही बताया कि हम्म। एक अगर तुम्हें इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो पीसीएम लेना पड़ता है, 11 हाँ। से ही स्टार्ट हो जाता है ये। हाँ। हाँ, तो मुझे बचपन से ही था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं, तो मेरा इंजीनियर में ज़्यादा रुझान था। तो फिर पीसीएम ली मैंने। फिर वो हम इतना ज़्यादा मैथ, हमारा गांव ऐसा ही था, मैथ हाँ। पढ़ाने का कोई टीचर नहीं था, तो हम साइकिल से जाते थे बाहर शहर में। हाँ। 10 किलोमीटर साइकिल से जाते थे हम लोग कोचिंग पढ़ने के लिए। फिजिक्स अच्छा। केमिस्ट्री मैथ्स तीनों हाँ। सब्जेक्ट की हाँ। कोचिंग पढ़ के आते थे। पहले स्कूल में पढ़ते थे, फिर जाते थे कोचिंग पढ़ने। फिर उसके हाँ। बाद 12th किया। 12th में परसेंटेज आई अच्छी, गांव में इतनी मतलब किसी की नहीं आई थी, तो थोड़ा हाँ। अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ माता पिता को। फिर हाँ। उसके बाद फिर बीटेक के लिए, बीटेक में मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया था, वो क्लियर हो गया था। अरे वाह। हम्म। एनआईटी मिल रहा था मुझे बाहर, लेकिन फिर मम्मी पापा ने नहीं जाने दिया कि हाँ बाहर नहीं जाओगे। हाँ। फिर यहाँ बरेली में यूनिवर्सिटी थी, वहां से किया मैंने बीटेक। फिर अरे वाह, क्या वहां बात से है। बीटेक किया। बीटेक हम्म। बीटेक करते हुए भी काफी कठिनाइयां आई, उसकी फीस वगैरह काफी ज्यादा थी, हाँ। तो वो भी देखना पड़ता था। और फिर आने जाने में दिक्कत होती थी। सुबह 9 बजे कॉलेज जाते थे, 5 बजे आते थे, तो रात में फिर पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल पाता था। फिर हाँ। मैंने हाँ। सोचा कि बीटेक कंप्लीट हो, उसके बाद मैं तैयारी करूं। जब मेरा 4th ईयर आया, तब हम्म। मैंने तैयारी स्टार्ट की अपनी। पहले तो मैंने यूपीपीएससी एई का टारगेट किया था कि मुझे एई बनना है, हम्म। तो उसका मैंने शुरू किया। हम्म। वो मैंने एग्जाम दिया था, 2021 में आया था पहली बार। तो मेरा बीटेक फाइनल ईयर था, कंप्लीट हुआ ही था उस टाइम। हाँ। मैंने दिया तो मेरा नहीं हो पाया उसमें, तो मुझे लगा हाँ। कि हाँ मैं 1-2 साल मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। क्या फिर बात। उसके बाद एसएससी जेई हाँ। का एग्जाम आया। एसएससी हाँ। जेई का दिया मैंने पहली बार उस टाइम, तो मेरा प्री में नहीं हो पाया सिलेक्शन, 5-6 नंबर कम रह गए थे। फिर अच्छा। उसके बाद मुझे यूट्यूब पे मैंने सर्च करता, तो मुझे शिवम सर दिखे, अड्डा 24/7 ऐप पे। आप हाँ। देखे सर, तो मैंने आपकी क्लासेस लेनी शुरू की। मुझे इंटरेस्ट आया, क्योंकि आप उस तरीके से पढ़ाते थे कि एक बार में समझ में आ जाता था, जो हम्म। कहीं और कंटेंट नहीं मिल पा आपकी क्लासेस से मिलता था मुझे। फिर हाँ। मैंने सारे नोट्स दोबारा से, पहले के नोट्स थे वो हटाए मैंने, नई कॉपी लेकर आया। सारे हाँ। सब्जेक्ट आपसे पढ़े मैंने, जो सब्जेक्ट आपने नहीं थे वो सब्जेक्ट फिर इधर उधर से पढ़ा, तो उसमें हाँ। मन ही नहीं लगता था दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में, किसी और टीचर से हाँ। पढ़ने में, जितने हाँ। अच्छे से आप पढ़ाते थे। फिर उसमें मैंने मेहनत की। फिर एसएससी जेई का दोबारा दिया, फिर प्री मेरा क्वालिफाई हो गया। फिर मेंस का दिया, फिर हम्म। मेंस में 5 नंबर रह गए थे, मेरिट में नहीं हो पाया, कट ऑफ बहुत हाई चली गई थी इस बार एसएससी जेई हाँ। की। हाँ। हाँ। फिर मैंने आरआरबी जेई का दिया था, मैंने सोचा आरआरबी जेई में इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है। हाँ। फिर आरआरबी जेई का जब मेंस का एग्जाम होना था, उस टाइम नाना जी की डेथ हो गई थी एग्जाम के टाइम ही, तो ओ माय गॉड। उसमें हाँ। चला गया, तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरी सही से ठीक से। तो हम्म। 22 अप्रैल को एग्जाम था, तो मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया था, तो मैं डिप्रेशन में चला गया थोड़ा कि हाँ लास्ट चांस था मेरे पास, इसमें भी नहीं हो पाया। तभी आंसर की आई तो मेरे मार्क्स कम थे, तभी न्यूज़ मिल गई कि हाँ एग्जाम कैंसिल हो गया, दोबारा से हाँ। एग्जाम होगा। तो मेरे अंदर एक अंदर से फीलिंग आई कि हाँ
ये लास्ट चांस एक तुम्हें भगवान दे रहे हैं, इसमें तुम कर सकते हो। हाँ फिर सर आपका एक सीजन देखा मैंने, आपने कहा कि जो जो क्वेश्चन आए थे आप वो क्वेश्चन को उठाओ, उसको हाँ टॉपिक देखो, उसी टॉपिक का एनालिसिस करो। तो मैंने वो पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया, उसके जो और क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन किए, और हाँ फिर जब दोबारा एग्जाम देकर आया, पूरा पेपर मेरा पढ़ा हुआ आया जो आपने पढ़ाया, और मेरा क्या सिलेक्शन बात, हो गया। बहुत बढ़िया। मतलब दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल। वेरी वेरी सर आपका। अरे नहीं मेरे भाई, मैं तो एक जरिया हूँ, मेहनत आपने करी है, सारा श्रेय आपको जाता है। एंड एक चीज़ जिसने मुझे गूज़बम्प्स दे दिए कि नाना जी का जो कुछ हुआ उसके बाद जो एक होता ना कि एक हमने इतनी शिद्दत से मेहनत करी थी, इतनी चीज़ों में मेहनत करी, इतने अच्छे से मेहनत करी, मम्मी पापा की दुआएं, मम्मी पापा की प्रार्थनाएं और नाना जी का भी जो आशीर्वाद था, मतलब ये देखो ना कि प्रभु ने फिर से वो चीज़ करा दी। मतलब क्या आपने सोचा था कि एग्जाम वापस से होगा? एग्जैक्टली, क्या आपने सोचा था वापस से एग्जाम होगा? नहीं सोचा था। लेकिन आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि आपको आरआरबी जेई क्लियर करना है, आपको जूनियर इंजीनियर बनना है, और वो आप बनोगे। इसलिए वो सारी चीजें, वो सारे सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरीके से होने लग गए और सारी चीजें ऐसी हुई। अब आप देखो ना, हम लोग मिले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में थे, आज हम लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन में खड़े हैं। मतलब काइंड ऑफ किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। जब लास्ट टाइम, एग्जैक्टली, जब लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तब एग्जाम ऑन एप्लीकेशन नहीं आया था, है ना? अब ये भी आ गया। कितनी सारी चीजें हैं जो बढ़ती हुई चली आती हैं टाइम टू टाइम। एंड मैं इसमें सबसे ज्यादा जो एक और श्रेय देना चाहूंगा, जो आपने पहले ही दे दिया था आपके मम्मी पापा को, कि उन्होंने इन सारी चीजों के बाद भी इतनी हिम्मत बांध के रखी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो सतीश, अब इसमें एक चीज और है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब कभी डिमोटिवेशन आता है, तो डिमोटिवेशन आता है, जैसे अभी भी आप डिप्रेस होने लग गए थे, है ना, कि भाई अब तो मेरा लास्ट चांस भी चला गया, मैंने इतनी मेहनत करी, राइट? और जब भी कभी ऐसा होता था कि अब लग रहा है कि यार नहीं हो पा रहा है, तो क्या करते थे? किससे बात करते थे? किस तरीके से सोचते थे? और फिर कैसे लगते थे तैयारी में? पहले तो मैं थोड़ा सोचता था कि किस तरीके से मम्मी पापा से बोलूँ, कि फिर थोड़ी हिम्मत करके जाता था मम्मी पापा के पास, कि उनसे बोलता था कि अब मैं जाता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ, प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ। हाँ बहुत देख लिया, हाँ जॉब के साथ साथ कर लूंगा तैयारी। फिर मम्मी पापा बोलते थे कि तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, हम हैं तो, अभी हम कर रहे हैं, तुम अभी अपनी तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। तो उससे अलग मोटिवेशन मिलता था। हाँ ओके। फिर मैं तो ऐसे लग जाता था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपका स्केड्यूल होता था सुबह से लेकर के रात तक का, मतलब सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का, वो क्या स्केड्यूल होता था? क्या क्या चीज़ें थी जो आप पढ़ते थे? मतलब इट शुड बी लाइक कि जैसे एक स्टूडेंट है, जो अभी आपको, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं, उनको भी एक आपका स्केड्यूल पता चलेगा कि आप किस तरीके से प्लानिंग करते थे, क्या क्या चीज़ों की तैयारी करते थे, जीके जीएस कब पढ़ते थे, टेक्निकल को कितना टाइम देते थे, नोट्स कैसे बनाते थे। ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि आपका पूरा दिनचर्या क्या होती थी, क्या होता था स्केड्यूल? पहले मैं सुबह को उठता था, फिर सुबह को पहले मैं जो मैंने नोट्स बनाए हुए होते थे पहले मैं उनको रिवाइज करता था। फिर वो चैप्टर वाइज रिवाइज करता था, फिर उनके क्वेश्चन चैप्टर वाइज करता था कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चन करूं। फिर मैं उसको अगले दिन से, जैसे एक हफ्ते के अंदर चैप्टर वाइज हो गया मेरा, फिर मैं अगले हफ्ते से सब्जेक्ट वाइज करता था, सब्जेक्ट वाइज कि आज ये सब्जेक्ट मुझे करना है, फिर इसके क्वेश्चन करने हैं। हाँ ऐसे एक हफ्ते में मैं सब्जेक्ट क्लियर कर लेता था। हाँ फिर वो मेरा हो जाता, फिर उसके बाद मैं पूरा रिवीजन करता था, पूरा मैकेनिकल का जितने सब्जेक्ट में सारों का रिवीजन, फिर एक साथ मिक्स्ड क्वेश्चन करता था। ओके। फिर उससे ये होता है कि सारे क्वेश्चन जो हम सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज करते हैं वो हम फुल टेस्ट करते हैं, तो उसमें सब हो जाता है। हाँ, सारे क्वेश्चन उसमें घुस जाते हैं, तो उसमें स्कोर इंक्रीज हो जाता था। तो रिवीजन को कितना टाइम देते थे, और अगर कोई नई चीज पढ़नी है उसको कितना टाइम देते थे? सर रिवीजन तो मैं वैसे हर 2 हफ्ते में रिवीजन करता था एक बार। ओके। क्योंकि बार बार रिकॉल करो चीजें तो याद रहती हैं वो। हाँ नई चीज पढ़ता था तो मैं उसी में अपने नोट्स में ही उसको लिख लेता था, जो चीज मुझे नहीं लगती थी कि हाँ ये चीज नहीं है, ये नया क्वेश्चन है, मुझे नहीं आ रहा है, फिर मैं उसको गूगल पे सर्च करता था कि उसके बारे में पूरी डिटेल जानता था। फिर जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था फिर मैं उसको अलग से की पॉइंट बना के लिख लेता था। अरे वाह। और अगर मैं पूछूं ऑन एन एवरेज जो डेली की तैयारी होती थी, डेली की पढ़ाई होती थी, वो कितने घंटे की होती थी?
सर हॉनेस्टली तो स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो मैं 8 घंटे पढ़ता था, फिर उसके बाद हाँ 10 घंटे पढ़ने लगा, फिर रिफ्लेक्शन नहीं होता था। फिर एक बार मैंने आपका सेशन देखा, आपने बताया कि इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो हाँ आप पढ़ चुके हो पूरा सिलेबस, उसके बाद रिवाइज करो, पढ़ो, और हर हर हफ्ते एक दिन आप रेस्ट लो या मूवी हम्म देखने जाओ, कहीं जाओ। फिर मैंने आपका हाँ सर वो फॉलो किया। हाँ मैं हर संडे को मतलब रेस्ट लेता था, पढ़ता नहीं था, चिल करता था और हाँ कहीं बाहर घूमने जाता था। फिर उसके बाद एक रिलैक्स सा रहता था, क्योंकि वैसे हाँ तो मैं पूरे दिन घर में रहता था, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए घर से बाहर ही नहीं निकलो, तो एक माइंड में थोड़ा हो जाता था, हाँ मेंटल बिल्कुल डिप्रेशन सा होता है। फिर हाँ जब घूमो बाहर निकलो थोड़ा अच्छा लगता है, सुबह को टहलने जाओ तो उससे भी हाँ थोड़ा फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद मेंटली हेल्थ भी बढ़िया रहने लगी, तो जो हाँ पढ़ो फिर वो याद रहता था लंबे समय तक। क्या बात है। और यही मैंने फॉलो किया भी लास्ट ईयर, तो मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें। क्या बात है, बहुत ही एसएससी अच्छा। जेबी मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। हाँ ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार। मतलब जिसे कहते हैं ना दिल से खुशी होना, वो दिल से खुशी हो रही है मुझे इस चीज़ को देख करके कि आपने वो सारी चीज़ें करी जो शायद आपने पहले नहीं करी थी। अपने स्केड्यूल में थोड़े से चेंजेस लाए, हाँ, जो आप पूरा दिन पढ़ते थे उसमें से थोड़ा टाइम निकाला खुद के लिए भी। वीक में एक दिन का समय निकाला, आप संडे को पहले कितना भी मैं मन कर रात रहा में भी हो। पढ़ता था, हाँ रात के 2 बजे तक पढ़ता था, फिर नींद पूरी नहीं हो पाती थी। फिर हाँ मैंने सर रात के 10-11 बजे तक पढ़ो, उसके बाद फिर मैं नींद पूरी करने लगा। अपनी नींद पूरी हाँ करोगे तो सुबह को अच्छे से पढ़ पाओगे। हाँ नहीं 8 घंटे की नींद लेता मैं, फिर मैं अच्छे से हाँ पढ़ता था। बढ़िया है, अच्छी बात है। मतलब अगर आपने अपना स्केड्यूल इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप 10 घंटे की चीज को 8 घंटे में पढ़ पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपका माइंड फ्रेश है, तो फिर क्या जरूरत है 10 घंटे पढ़ने की। फिर 8 ही घंटे पढ़ो ना, क्योंकि आप कवर तो 10 घंटे जितना ही कर रहे हो। और अगर आप 10 घंटे बैठे हो लेकिन पढ़ाई आपकी सिर्फ 6 घंटे के बराबर ही हो रही है, तो फिर वो एक्स्ट्रा 4 घंटे वेस्ट है, आप कितना भी बैठे रहो। तो ये फैक्ट है, ये होता है मतलब पढ़ो सर, सिर्फ। क्वालिटी जितना पढ़ो वो क्वालिटी पढ़ना चाहिए, इसलिए सर मैंने सोचा कि जितना एग्जैक्टली पढ़ूंगा मैं क्वालिटी वाला पढ़ूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल, कि क्वालिटी का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा इसमें एक चीज़ और जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जो हम लोगों ने डिस्कशन करा था, आप किसी को थैंक यू बोलना चाहोगे जिन्होंने आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करी? ऑब्वियसली मम्मी पापा हैं जिनको हम जितना भी हाँ थैंक यू करें वो कम है। है। और मेरी बड़ी सिस्टर हैं और मेरे जीजा जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, फाइनेंशियली बहुत हेल्प की मेरी, क्योंकि कभी पापा के पास पैसे नहीं होते थे तो मैं दीदी को फोन करता था, हाँ जीजा जी को फोन करता था, तो जीजा जी मुझे काफी हेल्प करते थे। वो बोलते थे तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो बैच लेना है, जो टेस्ट सीरीज लेनी है, जो भी बुक लेनी है, तुम बेफिक्र होकर रुपए मांगो, हम पूरी हेल्प करने के लिए खड़े हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की मेरी, मैं बहुत सतीश, उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इवन यू आर वेरी लकी दैट यू हैव वेरी गुड इन लॉज ऑल्सो, है ना। और दीदी और जीजा जी जिन्होंने आपकी इस समय पे मदद करी और इस लेवल पे मदद करी, मतलब आप देख रहे हो कि मोटिवेशन और कितनी सारी पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ कनेक्टेड थी, तो आपका सिलेक्शन होना तो बिल्कुल बनता ही था। आपने उस वाइब के साथ उतनी मेहनत करी है, मतलब सिर्फ वो सिर्फ वाइब नहीं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जिस लेवल पे मेहनत करी है कि उसका आपको रिजल्ट मिला है और बहुत अच्छा मिला है। इवन काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो हम लोगों को हमेशा याद रहता है। मैं एक चीज़ जो हमेशा बोलूँगा कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो आसपास के बहुत सारे लोग होते हैं जो या तो कभी ताने मार के चले जाते हैं, या तो कभी मतलब हमसे ना भी बोले, कई बार मम्मी पापा से बोल देते हैं, है ना। कई बार मतलब मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे अपनी चीज़ें याद है कि मुझसे मम्मी नहीं बताती थी, लेकिन कई बार हमारी माता जी को कुछ लोग सुना के चले जाते थे कि अभी भी तैयारी कर रहा है, कि अभी भी ऐसे ही कर रहा है ना। और मम्मी हमसे नहीं बोलती थी, उन्होंने हमें तब बताया जब हम सेलेक्ट हो गए, जब मैंने इतने सारे एग्जाम्स निकाले, इतनी सारी चीज़ें करी, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ, इतना सब कुछ करने लग गया, तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी थी जिससे हम तुम्हें दूर रखते थे, जो हमें नहीं पता होती, लेकिन माँ बाप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो सतीश, आसपास अगर मम्मी पापा हों तो एक बार आप मेरी उनसे भी बात करवाइएगा। इट विल बी ग्रेट अगर मेरी हाँ, बात हो पाए। नमस्ते भैया। नमस्ते माता जी, नमस्ते अंकल, कैसे हैं?
बढ़िया है। आप ठीक हैं? जी जी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है, मतलब इतने दिनों का, इतने सालों का जो एक सपना था, जो सतीश ने आज पूरा करा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मतलब माँ बाप भी इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं जो हम बच्चों को कभी पता ही नहीं होते। मतलब कई बार कितनी सारी चीजें हैं जो हम सुन लेते हैं, हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देते। पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें पता है कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसके बाद भी बच्चों को मोटिवेट रखते हैं कि नहीं बेटा तुम्हें करना है। और जब इन सब के बाद जब पता चलता है कि बच्चे ने कर दिखाया, अब नाम रोशन करने की बारी आ गई है और उसने हर जगह रोशन कर दिया अपना नाम, तो वो जो एक फीलिंग थी, वो जो एक बात थी जो मन में थी, वो कैसा लगा आपको जब सतीश ने सबसे पहली बार आपको बताया कि मम्मी पापा हो गया, फाइनली आपका लड़का जेई बन गया? तो कैसा था वो एहसास? वो बहुत अच्छा किस लगा तरह का? भैया, दिल को बहुत सुकून मिलो। अच्छा लगा कि हमारा जी बेटा की मेहनत सफल हो गई है। जी मैं अच्छा तो कोचिंग पर गए। हम तो सारे उस समय सफर कर रहे थे, कहीं से आ रहे थे, हाँ तभी सतीश ने फोन किया था इनके पास। तो जी जी हम क्या बताएं, हम कुछ बोल नहीं पाए, हमारे दिल में इतने आंसू आ गए हाँ, सारे हाँ अरमान खुशी पूरे के हो बाद। गए। यहाँ आपसे कोचिंग पढ़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अरे शुक्रिया। नहीं, ऐसा लगा मतलब जैसे कोई एक पहाड़ रखा हुआ सर पे था, वो एकदम से हट गया। क्या बात है, हमारे बेटा ने बहुत ही बहुत बढ़िया। मेहनत की है। हमने कही बेटा तुम लगे रहो, बिल्कुल नहीं हारो, भगवान पे विश्वास रखो, जरूर जी जी तुम्हारी जॉब लगई, सरकारी लगई। हाँ हाँ, हाँ नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। इवन ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है। और एक चीज़ जो हमेशा से होती है, मतलब हम बच्चों की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा, हम बच्चे भी कभी हम अपने मम्मी पापा को या किसी को बता नहीं पाते कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। और आपके चेहरे पे वो जो खुशी है, जो एक सुकून है, जिसके देखने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं, वो हम बच्चे कभी नहीं बता पाते, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब लाइफ में जो, मतलब एक हाँ बेटे की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ में जो एक सपना होता है ना, कि बड़ी गाड़ी में चलना है, बड़े घर में रहना है, बड़े उसमें रहना है, उन सबसे भी ज्यादा बड़ा सपना एक बच्चे का होता है कि उसे अपने मम्मी पापा की नजरों में वो प्राउड देखना है, वो गर्व देखना है कि आज मेरे बेटे ने कर दिखाया। जितनी सारी चीजें, जितने कॉम्प्रोमाइजेस थे, उन सब का आज एक फल मिला है। वो जो देखने की एक जो ड्रीम होता है, वो सबसे बड़ा हम बच्चों का ड्रीम होता है। तो ये जो उसने करा, ये जी, सही कह एक्चुअली रहे हैं। में वही है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का आशीर्वाद था, काफ़ी सारी आप लोगों की दुआएं थी, जिसकी वजह से आज वो इस लेवल पे पहुंच पाया। और बधाई हो, बेटा सरकारी ऑफिसर बना है। और जितनी भी चीज़ें अभी तक, आपको जितने भी भी, बहुत बधाई हो। अरे नहीं धन्यवाद, लेकिन जितने भी आपका आपके भी इसमें बहुत कॉम्प्रोमाइजेस थे। योगदान है उसके लिए। जी आपका भी इसमें बहुत योगदान है, इसलिए और आपको हाँ, भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पर बहुत मदद करी योगदान, हमारे बेटा की, बहुत धन्यवाद। नहीं हमारे नहीं, हस्बैंड जो हैं वो रोज के कमाने खाने वाले हैं। जी और जी, हमने कही हिम्मत ना हारो, तुम भी हिम्मत ना हारो, बेटा कामयाब हो जाएंगे, फिर तुम्हें सारा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बिल्कुल। अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हिस्से की भी मेहनत आपके बेटे ने कर ली है। अब आपको सिर्फ आराम हाँ करना है और बढ़िया तरीके से सिर्फ हाँ अपने बेटे को तरक्की करते हुए देखना है। अब जितना मेहनत करनी थी, हाँ वो सारी मेहनत आपकी हो चुकी है। अब बाकी सब कुछ आपका बेटा करेगा और पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है अभी मैं हाँ। अपने जी 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 जी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, हम जगह तो अभी तो मेहनत करते ही रहना है। अभी एक जिम्मेदारी और हमारा, इनसे छोटे वाले साहब हैं, जी जी, उनके लिए भी तो कुछ करना है। अरे नहीं नहीं, हाँ, तो दो अब वो सारी हमारे जिम्मेदारी बेटा है, दो सतीश की है। जो घर का हाँ, बड़ा बेटा होता है ना, हमारे बेटा अंकल तो आंटी, जो घर का बड़ा बेटा होता हाँ है, वो पापा की सारी जिम्मेदारियां निभाता है जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है ना? तो मैं सतीश को देख पा रहा हूँ, और सतीश का जो एक अंदर की बात है जो कभी नहीं बताता, उसका यही है कि जितनी मेहनत मेरे मम्मी पापा ने मुझे सही डायरेक्शन में ले जा करके नौकरी दिलवाने में करी है, अब उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ वो बच्चों को आशीर्वाद दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और बाकी सारी चीजें अब सतीश पे छोड़ दीजिए। अब वो आपके छोटे बेटे को भी सही तरीके से गाइड करेगा, सब कुछ करेगा,
और वो बहुत अच्छे तरीके से उसका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट करेगा। बस यही मेरी भी दुआ हाँ है हमारे कि बेटा वो भी बेटी जी, वो भी बहुत जल्दी वो भी अच्छी नौकरी में जाए, वो भी सरकारी नौकरी में जाए। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये तो शुरुआत है, अभी मेहनत और करनी है, लेकिन वो मेहनत आपको नहीं सतीश को अब करनी है। अब आपने बहुत मेहनत करी, है ना? तो धन्यवाद। बहुत नहीं, लाड करते हैं हमारे बेटा बेटी, बच्चे बहुत लाड करते, बहुत ध्यान रखते हैं। नहीं, वही। मुझे याद है सतीश ने बताया था कि आपने शायद चाचा जी को बताया था और फिर उसके बाद सतीश मंदिर में था तो उन्हें किसी ने बताया कि अरे बधाई हो, मिठाई खिलाओ, आप तो सरकारी ऑफिसर बन हाँ गए। हाँ तो दैट हाँ वाज हाँ रियली भैया। वेरी गुड एंड ये मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, एक मन में एक एहसास होता है ना कि चलो हाँ कर लिया। अब जब भी कभी पापा से कोई मिलेंगे तो वो उनसे मिल करके ये नहीं कहेंगे कि आपका बच्चा अभी भी तैयारी कर रहा है क्या, वो मिलेंगे और बोलेंगे सोनका साहब बधाई हो, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, वो सरकारी ऑफिसर बन गया। तो जो लोगों की बात भी है हाँ ना, आप वो भी अब कहते हैं बदल जाएगी। हाँ अच्छा लगता है भैया, बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ नहीं, तो बस सही जो है, लोग बस इस कतराते थे जी जो लोग कतराते थे बोलने से, अब तो वो पहले से ही बोलने लगते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल यही होता है, लोगों की बातें बदल जाती हैं, हाव भाव स्वभाव बदल जाते हैं जब एक बार देख लेते हैं कि भैया इन्होंने तो कर दिखाया। तो वो होता है, अब आप हाँ देखिएगा, अब आप सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराइएगा कि हाँ हमने वो दिन भी देखे थे और आज हम ये दिन भी देख रहे हैं। तो बहुत बहुत हम शुभकामनाएं और हाँ बहुत बहुत बधाई कि सतीश का हमसे सिलेक्शन भी हुआ। जी नहीं, ऊपर वाले की और कृपा है। जी बिल्कुल, और अगर मौका लगे तो कभी दिल्ली भी आइए, तो हमसे भी मुलाकात हाँ होगी, आएंगे, है ना? हाँ आएंगे भैया। हाँ, जरूर। हाँ, ठीक है ये चलिए, ठीक है, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। नमस्ते। तो सतीश, दिस इज वेरी इंस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन था, और आज मैं प्राउडली ये वाली बात बोल सकता हूँ कि आपने जितनी भी मेहनत करी है, जितनी भी आपने तैयारी करी है, उन सब से आज आप इंस्पिरेशन बने हो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है सतीश, में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये जानना होगा कि आपके कितने मार्क्स आए थे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में, और किस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं, ये ज़रूर एक बार बता दीजिएगा। सर मेरे 113 मार्क्स आए थे, जी, और सर मैं यूपी के बरेली जिले से बिलोंग करता हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाइयाँ सतीश आपको, और जल्दी से आप मिठाई का डब्बा लेकर दिल्ली आओ, है ना? और कोशिश करना मम्मी पापा को भी लेकर के आओ, और उनको भी दिल्ली घुमाएंगे, ठीक है ना? एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके, और जब आप मिलेंगे वापस यहाँ, जब दिल्ली आएंगे तो एक बार और मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच, एंड आपको, आपके परिवार को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।